Now let us discuss the next topic, that is motional EMF. An EMF induced in the conductor by motion of the conductor in a magnetic field is called motional EMF. नाम से ही जाहिर है किसी कंडक्टर के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर मूव करे तो उसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम कहेंगे मोशनल ईएमएफ। मैथमेटिकली ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखी होगी एफएससी वगैरह में। मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बीवीएल। अब इसको भी डिस्कस करेंगे और बाकी मजीद भी इसकी और चीज़ें पावर वगैरह उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच वी हैव अ क्लोज्ड लूप ऑफ कंडक्टर इन रेक्टेंगुलर शेप। एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द कंडक्टर। इस रेक्टेंगुलर कंडक्टर में एक राइट एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा ली। अब द विड्थ ऑफ द लूप इज डी, कैपिटल डी इज द विड्थ ऑफ द कंडक्टर। स्मॉल एक्स is the length of the loop which is inside the magnetic field, means which can experience a force। अब ये इस डायग्राम को आप देखें। अब इस डायग्राम में ये है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये बन गई रेक्टेंगुलर कॉइल ये वाली। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने इस पर्टिकुलर एरिया में एक मैग्नेटिक फील्ड रख दी। मैग्नेटिक फील्ड रख दी, इस कॉइल को यहाँ से पकड़ के और इधर खींचा। जब इसको यहाँ खींचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल का ये एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इससे प्रोड्यूस होगी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसमें ये टी जो है ये है इसकी विड्थ, और लेंथ जो है वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, क्योंकि ये वाली जो है इसकी मोशन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ बी का होना ज़रूरी है, इधर बी नहीं है तो इधर किसी किस्म की फोर्स नहीं होगी। तो फोर्स लग रही है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो एरिया जो उसके अंदर ही मौजूद है, तो उसको हमने नाम दिया दिस इज एक्स। एक्स लेंथ मौजूद है उसके अंदर और विड्थ उसकी डी हो गई, तो एरिया बन जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई डी। अब जब हम इसको मूव करेंगे तो वही फेरेडे लॉ अप्लाई होगा, लेंसेज लॉ के थ्रू इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बन गई। अब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस कब होगा? मोशन से, जब कोई एक्सटर्नल एजेंट इसको आउटसाइड खींचेगा। द एक्सटर्नल एजेंट पुल्स द लूप टू द राइट एट कांस्टेंट स्पीड v एंड exert a force F। अब फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट। अब लूप के अंदर क्या होगा जो उधर मैग्नेटिक फील्ड में आया हुआ है? द मैकेनिकल पावर इन दिस केस में बी। अब पावर की अगर हम बात करें तो पता है आपको पावर होता है डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब डब्ल्यू जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो इस इक्वेशन में सिंपली डी एस बाई डी टी बन जाएगा वी। तो पावर की वैल्यू आ गई पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। वही फर्स्ट ईयर वाली बात। द रेट एट विच it does work on the loop and compare it with the rate at which the induced current in the loop produces internal energy। तो अब हमने बेसिकली ये डायनामिक्स देखनी है कि जो हमने पावर, जो फोर्स हमने लगाई वेलोसिटी के साथ उसका प्रोडक्ट लेके हमारे पास आ जाएगी पावर। तो किस रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या बनता है इसमें, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले फ्लक्स क्या चीज़ है? द फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द लूप, वो लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, वो कितना फ्लक्स
इनगल्फ कर रहा है, कितने फ्लक्स को खा रहा है, वो फ्लक्स है बी डॉट डी ए। अब डी ए जो है वो है आपके पास एरिया, एरिया आ गया लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लेंथ आ गई एक्स और विड्थ आ गई डी, तो एरिया आ गया आपके पास एक्स मल्टीप्लाई बाई डी, एक्स डी या डी एक्स, तो एरिया की जगह लिख लिया मैंने डी एक्स, तो बी डी एक्स बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स ये बन गया। फैराडे लॉ आपको क्या बोलता है कि जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगी वो होगी माइनस डी फाई एम बाई डी टी। अब फाई एम की वैल्यू पर हमने लिखी बी डी एक्स, तो ये आ गई बी डी एक्स। अब इसमें देखें तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट और उसकी जो विड्थ है वो भी कांस्टेंट। चेंज क्या चीज़ होगी, एक्स चेंज होगा। जब हम उसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो लेंथ विच रिजाइड्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्स, इसने चेंज होना है। उसको हम अगर बाहर की तरफ मूव करेंगे तो एक्स कम होगी, और अगर उसको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो एक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये इसको हमने ले लिया कॉमन, माइनस बी डी डी एक्स बाई डी टी। अब ये डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी में आ गया, तो ये इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी बी टी वी, बी डी वी बिल्कुल वही इक्वेशन जो अभी हमने ऊपर देखी, बी वी एल, यहाँ एल लिखा और यहाँ पे डी लिख लिया, डी वी डी आप इसको कह लो या वट एवर। अच्छा, नेगेटिव साइन जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो रहा है, अब इसको आप देखो कि हम जब इसको मूव करेंगे वेलोसिटी इस साइड पे, तो वेलोसिटी इधर जाएगी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एक्स डिक्रीजिंग है, एक्स डिक्रीजिंग है तो ये एक्स के साथ एक माइनस साइन आएगा, और ये माइनस साइन मिलके यहाँ पे आपकी इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगा, तो ई विल बी इक्वल टू बी वी डी। अब इस चीज़ को याद रखना है आपने, द ई एम एफ विल सेटअप इन द, अब जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगी इसमें तो उससे एक करंट भी जनरेट होगा, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर। तो वो जो करंट होगा वो होगा ई एम एफ बाई आर। तो ई एम एफ हमने अभी देख लिया बी डी वी है, तो ई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर लें तो करंट बन जाएगा बी डी वी बाई आर। बाई लेंज़'s लॉ दिस करंट विल बी clockwise so that it opposes the change। चेंज क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, इंक्रीज इन फ्लक्स, तो इंक्रीज इन फ्लक्स को ये अपोज करेगा बाय सेटिंग अप द फील्ड दैट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड विद इन द लूप। तो इसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, वो लेंज़'s लॉ में जो हमने डिस्कस की थी वही रूल अप्लाई होंगे। अब इसमें तीन फोर्सेस लगेंगी, F1, F2 एंड F3। हियर इज द लूप, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड तो आउटसाइड है, पेज से बाहर निकलेगी लाइक दिस, आउटसाइड होगी या इनसाइड होगी, परपेंडिकुलर। करंट इधर आ गया तो डेफिनेटली इन दोनों पे परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स फील्ड यहाँ पे आएगी, एंड ऊपर वाली ये बन गई अपसाइड। अब F2 एंड F3 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। F2 एंड F3 आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट जो मुझे बनेगी वो होगी सिर्फ F1। अब V क्या है, ये F1 क्या बता रही है, V हम उसको दे रहे हैं, इधर V जा रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगा रहा है और लूप ड्रैग करे अपने आप को इधर अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन वही लेंज़'s लॉ वाली। अब आप इस फोर्सेस को देख लो, द करंट इन द लूप गिव्स राइज टू द मैग्नेटिक फोर्सेस F1, F2 एंड F3। वो जो F होती है I L क्रॉस B। Now F2 and F3 are equal and opposite, so they cancel each other
दोनों कैंसिल हो जाएंगे। F1 is the force that opposes our effort to move the loop। हम V लगा रहे हैं राइट साइड पे और लूप जो फोर्स लगा रहा है वो लेफ्ट साइड पे, ताकि उसको अपोज करें। अब F1 की वैल्यू आ जाएगी आई एल बी साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है, तो F1 विल बी इक्वल टू आई डी बी साइन थीटा। एल की जगह डी लिख लिया। अब करंट की अभी हमने इक्वेशन निकाली, बी डी वी आर था, तो उसको हम यहाँ पुट कर लें। F1 इज इक्वल टू बी डी वी बाई आर और डी बी साइन थीटा। साइन थीटा वो 91 हो गया, एंड प्लस यहाँ पे ये बी आ गया, ये बी आ गया, बी का बी स्क्वेयर और डी का बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी बाई आर। जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर बाई आर। ये आ गई फोर्स की वैल्यू। अब हमारे पास पावर जो हमने निकाली थी, पावर वाज एफ डॉट वी। सिंपल अरिथमेटिक्स है, जो वैल्यू यहाँ पे हम निकाल रहे हैं उसको पुट कर दिया यहाँ पे, एफ की जगह आर, तो ये बन गया बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर, वी का भी स्क्वेयर हो गया, एक वी ये है एक वी बाहर है, डिवाइड बाई आर। अब पावर की इक्वेशन हमें याद है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो ये इस तरह लाने के लिए ये जो पावर की इक्वेशन निकाली है, इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड किया। अगर ये मैं कर दूँ तो नीचे ये बन जाएगा आर स्क्वेयर और साथ एक आर आ गया। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूँ इन दोनों इक्वेशंस को, आई स्क्वेयर आर और ये समथिंग मल्टीप्लाई बाय आर, ये भी पावर है ये भी पावर है, इट मीन्स ये वाली चीज़ है, दिस इज आई स्क्वेयर। तो ये आई स्क्वेयर आ गया, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये मुझे आ गया है रिजल्ट की जो आई है वो बन गया बी डी वी बाई आर। इसकी अगर आप डायमेंशनल एनालिसिस कर लो इस लास्ट इक्वेशन का, तो वो भी आपको यही देगा कि बी डी वी बाई आर अगर आप करोगे तो डायमेंशन आएंगे उसकी करंट की। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इवेंचुअली डेसिपेटेड एज जॉल्स हीटिंग ऑफ द लूप। अब ये एडी करंट जो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो जो आयरन कोर है या कोई भी मेटेलिक कोर है वो गर्म हो जाती है, वो आती है ड्यू टू दिस वर्क डन। जो हम वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन अपोजिट इन द फील्ड है, तो वो वर्क डन कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। तो वो इस तरह स्टोर होता है कि वो उसकी इंटरनल एनर्जी को ज़्यादा करता है। इंटरनल एनर्जी के ज़्यादा होने से उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। सो ये दिस वाज द होल चैप्टर। आप इसमें से देख लो और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क।